कवर स्टोरी में आज आर्यन खान ड्रग्स केस की 360 डिग्री पड़ताल करने जा रहे हैं हम। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में देश के जाने माने वकीलों की बहस हुई, जिरह हुई। बावजूद इसके आर्यन खान को जमानत तो आज नहीं मिल सकी। यहां तक कि सुनवाई भी आज पूरी नहीं हुई। कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। और दूसरी तरफ ड्रग्स केस में रोज नए दावे और दस्तावेजों से एनसीबी पर हमला कर रहे नवाब मलिक, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, उन्होंने आज चिट्ठी बम फोड़ा है, जिसके बाद ये जो लड़ाई है वो नवाब मलिक बनाम वानखेड़े फैमिली बन गई है। जी, समीर वानखेड़े आज भले ही दिन भर दिल्ली में थे, लेकिन मुंबई में उनकी बहन, पत्नी, पिता मैदान में आ गए। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक ने आने वाले वक्त में अपनी ओर से नए सबूत पेश करने का फिर से दावा कर दिया है। तो सवाल यह बड़ा हो जाता है कि आखिर नवाब मलिक के सबूतों का सोर्स क्या है। इसी की पड़ताल मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी लेता है, फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई। ड्रग्स केस में हर रोज नया दावा, हर दिन नए दस्तावेज। आर्यन ड्रग्स केस की शुरुआत जिस दिन से हुई, नवाब मलिक हर दिन पूरे अनुशासन के साथ समीर वानखेड़े के खिलाफ नए सबूत, सुराग और दस्तावेजों को लेकर ट्विटर के मैदान पर डट जाते हैं। दोपहर होते होते कैमरे के सामने उन्हीं आरोपों को दोहराते हैं जो इस ड्रग्स केस में नया एपिसोड शुरू कर देती है। इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो। अब तक नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर एक आरोप प्रतिदिन के हिसाब से लगा रहे थे, लेकिन अब अचानक उन्होंने आरोपों का टॉप गियर लगाते हुए एक चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी के सामने आते ही समीर वानखेड़े का पूरा परिवार भी मैदान में आ गया है। ड्रग्स केस में फैमिली वॉर का क्लाइमैक्स आपको दिखाएं, उससे पहले इस चिट्ठी को समझना जरूरी है, जिसे नवाब मलिक स्पेशल 26 कह रहे हैं। इस चिट्ठी में एनसीबी के दर्ज 26 मामलों का जिक्र है, जिनके बारे में चिट्ठी में यह कहा गया है कि इन मामलों में एनसीबी ने लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया है। नवाब मलिक का दावा है कि यह चिट्ठी उन्हें एनसीबी के ही एक अनजान शख्स ने लिखी है। नवाब मलिक ने इस चिट्ठी को एनसीबी के अफसरों को सौंप दिया है और उन्होंने चिट्ठी में जिन 26 मामलों का जिक्र किया है, उन सब की जांच की मांग की है। अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। जो पत्र में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है, उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। इस चिट्ठी का मजमून समझाने नवाब मलिक जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने समीर वानखेड़े पर आरोपों का नॉन-स्टॉप हमला बोल दिया। समीर वानखेड़े तो दिल्ली में थे, लेकिन मुंबई में उनका परिवार नवाब मलिक को जवाब देने के लिए मैदान में आया। मैं आपको बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था, बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई, इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे। जब मेरे फादर इन लॉ ऑलरेडी मीडिया के सामने आ चुके हैं, सारे सच्चे डॉक्यूमेंट्स बता चुके हैं, तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए जनता को। उन्होंने एक लेटर ये भी दिखाया है जहाँ पे मम्मी की एफिडेविट पे साइन की है कि मेरी शादी के बाद मेरा रिलीजन हिंदू है। और मैं कहती हूँ कि अगर उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनको दफन किया जाए, तो इसमें गलत क्या है? इसमें रिलीजन का कहाँ आता है बीच में? समीर वानखेड़े के धर्म को आधार बनाकर ही नवाब मलिक ने उनकी यूपीएससी परीक्षा के नतीजे और नौकरी पर सवाल उठा दिए। सवाल हमने ये खड़ा किया कि जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं ना कहीं एक दलित शेड्यूल कास्ट जो देश के किसी गांव में
झोपड़ी में हो सकता है कि दिए के नीचे पढ़ रहा होगा, कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे तैयारी कर रहा होगा। इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण उसका अधिकार छीना गया। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज फिर कहता हूं, मैं अपने दावे पे कायम हूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ट्वीट किया है वो असली है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, और गौर से आप देखेंगे तो उस पर स्टाफ मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया है। मैं और एक जानकारी साझा कर दूं कि मुंबई में जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं लोगों के ऑनलाइन सर्च करके हासिल किए जा सकते हैं। वानखेड़े साहब की बहन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ये सर्टिफिकेट कितना भी सर्च करो ऑनलाइन नहीं मिलता। उनको पता है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, उनको पता है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज समीर वानखेड़े को उस कुर्सी से हटाने के लिए किए हैं। ड्रैगस, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमको पता है हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। एक इंसान ऐसे ही यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेता है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग के पहले उसकी पूरी जांच की जाती है। आपको क्या लगता है विजिलेंस की जांच नहीं होती? हर चीज की जांच होती है, हर चीज को चेक किया जाता है, और तभी वो इंसान जाके उस कुर्सी पे बैठता है। आज की डेट में ऐसे उठा उठा के ट्विटर पे लिखना बहुत आसान है, उस चीज को प्रूव करके बताइए। नवाब मलिक समीर वानखेड़े के मजहब और नौकरी पर सवाल उस कथित बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उठा रहे हैं जो उन्होंने 25 अक्टूबर को जारी किया था। इस बर्थ सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े के जन्म की तारीख 14 दिसंबर 1979 दर्ज है, लेकिन पेज पिता के नाम के कॉलम में है, जिसमें पिता का नाम दाऊद कचुर्जी वानखेड़े लिखा है और साथ में एक एस्ट्रिक मार्क लगा है। सर्टिफिकेट के दाएं किनारे पर एस्ट्रिक के आगे ध्यानदेव कचुर्जी वानखेड़े दर्ज है। मां के नाम के कॉलम में जाहिदा बानो है और धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिखा है और नाम समीर लिखा हुआ है। विवाद की जड़ यह है कि समीर वानखेड़े ने यूपीएससी की परीक्षा एससी कोटे से पास की है, जबकि मुस्लिम धर्म में एससी कैटेगरी नहीं है। ये यूपीएससी के उस साल के कैंडिडेट की लिस्ट है जब समीर वानखेड़े आईआरएस बने थे। इसकी कैटेगरी में समीर वानखेड़े ने खुद को एससी बताया है, लेकिन वानखेड़े परिवार इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। ज्ञानेश्वर वानखेड़े जी जन्म से ये दलित हैं। दलित कैटेगरी में उन्होंने जो अकोला डिस्ट्रिक्ट था, बाद में वासिम उसमें से एक अलग जिला बना, वहाँ से उन्होंने ये सर्टिफिकेट हासिल की। उन्होंने उसके आधार पे नौकरी की। नौकरी करते समय मुंबई में वे पोस्ट रहे और मझगांव में घाघरा बिल्डिंग एक है टैंक बंदर रोड पे, जहाँ पे उन्होंने स्वर्गवासी जाहिदा खान जी से निकाह पढ़वाया। दाऊद खान बन गए वो जीवन में, और 2 बच्चों का जन्म हुआ और पूरा परिवार मुसलमान की तरह अपना जीवन बिताता रहा। ये सच्चाई है। और आफ्टर थॉट करके उन्होंने बाप के सर्टिफिकेट का आधार बनाकर अपना सर्टिफिकेट लिया। बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया गया है कल प्रेस के सामने। उनका जो भी है डिटेल्स, उनके रिलीजन के, उनके कास्ट के, हर चीज़ के प्रूफ्स, उनका नाम का प्रूफ, हर चीज़ के प्रूफ्स, प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा और झूठ उनको कैसे प्रूव करें? इससे ज़्यादा और क्या, इससे ज़्यादा और कैसे? बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज़ एवरीथिंग इन इंडिया। एंड अगर इसको जनता जनार्दन हमारी जो है वो सच नहीं मान सकती, तो इसके आगे हम और कैसे प्रूव करें? नवाब मलिक ने वानखेड़े के मजहब और जाति को ही कटघरे में नहीं खड़ा किया। स्पेशल 26 को हथियार बनाकर उन्होंने वसूली का भी इल्जाम लगाया। लेकिन वे मालदीव गए थे, मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई, और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही, चीजें सामने आएगी। उनको टारगेट ही किया जा रहा है। एक बंदा इधर ऑनेस्टी से काम नहीं कर सकता। समीर वानखेड़े को ये लोग डिजर्व नहीं करते। एक इंसान जो इतना पावरफुल है और जो जिसकी ऑनेस्टी की मिसाल दी जाती है, उसको हम लोग डिजर्व नहीं करते ना, यही प्रॉब्लम है। एक गुमनाम चिट्ठी के आधार पर नवाब मलिक ने सिर्फ समीर वानखेड़े पर ही हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एनसीबी दफ्तर में समीर वानखेड़े का एक गिरोह काम करता है। इस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है। फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं,
जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीज़ों का खुलासा होगा। जिसने वो खत लिखा है सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी नीलोफर का कॉल रिकॉर्ड डिटेल हासिल करना चाहते थे समीर वानखेड़े। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि मुंबई और ठाणे में रहने वाले 2 व्यक्ति समीर वानखेड़े के लिए फोन टैपिंग का काम करते थे, जिनके नामों का खुलासा वे जल्द ही करेंगे। लेकिन नवाब मलिक जो हैं वो खुद आर्यन ड्रग्स केस को फर्जी बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी जो है उसने इस मामले में पूरी ताकत झोंक रखी है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आर्यन खान की तरफ से जिरह की मशहूर वकील मुकुल रोहतगी ने। तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू पर आज हमारा सवाल भी इसी क्रूज ड्रग्स केस की जांच से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि क्या नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जो हैं उन्हें मीडिया के बजाय अदालत में जाकर अपने सबूत रखने चाहिए? आप भी अपना जवाब कू पर एबीपी न्यूज के हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर दे सकते हैं। इस सवाल पर पूरे दिन दर्शकों की क्या राय रही है हम आपको मास्टर स्ट्रोक में आगे दिखाएंगे। और अब मास्टर स्ट्रोक में बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर में कई दूसरे दल भी अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं। आम आदमी पार्टी शामिल है यूपी की सियासत में। 2 दिन के अयोध्या दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल ने आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से फ्री वाला दांव खेला। लेकिन केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उनके पिछले बयान बन रहे हैं जो उन्होंने अयोध्या और राम मंदिर को लेकर दिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल खुद को राम भक्त बता रहे हैं और बीजेपी केजरीवाल को उनकी नानी वाली बात याद दिला रही है। जय श्री राम। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। चुनाव देखकर कब किसका और कैसे हृदय परिवर्तन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अयोध्या में रामलला से लेकर हनुमानगढ़ी तक के दर्शन वाले अरविंद केजरीवाल के साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा ही है। पिछले 24 घंटे से केजरीवाल अयोध्या में गली गली घूम रहे हैं। कभी सरयू घाट पर आरती कर रहे हैं, कभी हनुमानगढ़ी में पूजा कर रहे हैं, तो कभी पीतांबर ओढ़कर भगवान राम के जन्मस्थान की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने वीडियोस घूम रहे हैं जिसमें तमाम लोग भगवान श्री राम में उनकी श्रद्धा और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर से उनके लगाव को तलाश रहे हैं। इस हृदय परिवर्तन की एक झलक जरा आप भी देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। मेरी नानी हुआ करती थी, अब तो नहीं है। वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मंदिर और मस्जिद के भुलावे में रह गए, ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं अपने देश के लिए
कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। एक दिन पहले अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल जैसे ही सरयू घाट पर पहुंचे, उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सरयू तट पर पूजा अर्चना की और फिर सरयू आरती भी की। आज सुबह सुबह वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे तो अलग ही अंदाज में नजर आए। सिर पर साफा, गले में माला और दोनों हाथ जोड़कर हनुमान के बाल स्वरूप के सामने नतमस्तक। केजरीवाल ने हनुमानगढ़ी में आरती की, भगवान से आशीर्वाद मांगा और फिर प्रसाद लेकर रामलला के दर्शन को आगे बढ़े। रामलला के दर्शन करते वक्त भी केजरीवाल पूरे श्रद्धाभाव से हाथ जोड़े खड़े रहे। यहां उन्होंने दान पेटिका में कुछ दान भी किया और फिर आशीर्वाद के रूप में पीला अंगवस्त्र पहनकर आगे बढ़े तो दो बड़े ऐलान किए। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए अयोध्या में फ्री दर्शन की योजना शुरू करेंगे और अगर यूपी में सरकार बनी तो यूपी के लोगों को भी मुफ्त में अयोध्या की तीर्थ यात्रा करवाएंगे। दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन तमाम दांवपेच के बीच बीजेपी उनके राम भक्त होने पर ही सवाल उठा रही है। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए केजरीवाल पर जमकर तीर चलाए। दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। केजरीवाल ने भी पलटवार में देरी नहीं की। ट्वीट करके कहा, आज मैंने ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को कल से अयोध्या तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे, फिर इसे यूपी में भी लागू करेंगे। इस योजना से करोड़ों जनता प्रभु के दर्शन कर पाएगी। योगी जी, इसमें आपको आपत्ति क्यों? कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी नानी माँ से पूछा था कि नानी अब तो तुम बहुत खुश होगी, तुम्हारे भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो उनकी नानी जी ने कहा था, नहीं अरविंद, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरे जो भगवान राम है वो वहां रह ही नहीं सकते हैं। तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी नानी मां के दिल को दुखाया तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहा है कि एक्सीडेंटल हिंदू हैं और चुनाव आ रहा है तो मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। उनको कहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है, भगवान के दर में सबका स्वागत। तो ये तो हुई सियासी जुबानी जंग, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का सियासी आधार समझने की कोशिश करें तो फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 77 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 76 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। फिर 2017 के निकाय चुनाव में पार्टी ने 3400 उम्मीदवार उतारे थे, सिर्फ 44 सीटें पार्टी जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। जाहिर है यूपी में फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो दरअसल अपने संगठन को मजबूत करना है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, त्योहार आ गए और इस त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ बढ़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामान्य सा हो गया है, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा थमा नहीं है। जी, दुनिया में कोरोना केसेस एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना की एक नई लहर आ रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सर्दियों में कोरोना के केसेस में इजाफा हो सकता है, इसीलिए त्योहार तो मनाएं आप, लेकिन सावधानी से। भारत माता की, भारत माता की। सब कुछ सामान्य हो रहा है। लग रहा है कोरोना से पहले जैसा माहौल लौट आया है। राजनीतिक रैलियां हो रही हैं,
बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। बहुत मजा आ रहा है ना? वेरी गुड, थैंक यू। देश में त्योहारों की तैयारी हो रही है। दशहरा और करवा चौथ के बाद अब देश दिवाली की तैयारी में जुटा है। बाजारों में भीड़-भाड़ है, चहल पहल है। त्योहारों को जमकर मनाने वाले हिंदुस्तान जैसे देश में ऐसी चहल पहल सुकून देती है। लेकिन कहीं ये चहल पहल फिर से देश की बर्बादी का कारण न बन जाए। कहीं ये भीड़-भाड़ कोरोना की तीसरी लहर को न्योता तो नहीं है। कहीं ये भीड़ बहुत बड़ा खतरा तो नहीं बनेगी। ये सवाल आपको डराने के लिए नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि हम आपको आगाह कर रहे हैं, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। देश में लंबे वक्त से कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इसीलिए कोरोना की खबरें अब नेशनल हेडलाइंस भी नहीं बन रही हैं। हो सकता है कि आपका ध्यान इस ओर न जा रहा हो और आपको लग रहा हो कि अब तो कोरोना वापस लौट चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोरोना फिर से लौट रहा है। सबसे बुरा हाल रूस का है। सोमवार को रूस में 37,930 नए कोरोना केस आए और एक दिन में 1,069 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई। रूस में कुल 2,31,669 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। यह रूस का समारा प्रांत है, जहां केसेस बढ़ने के बाद नॉन वर्किंग की घोषणा कर दी गई है। समारा में 1,184 केस एक दिन में आए हैं। समारा में रेस्टोरेंट और बाकी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कमर्शियल सेंटर्स और होटलों में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में छुट्टी की घोषणा कर दी है। 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन 6 प्रांतों में सोमवार से ही काम रोक दिया गया है। रूस दुनिया में वो पहला देश था जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी लॉन्च की थी, लेकिन इसके बावजूद रूस में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम है, जिसकी वजह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे कोरोना की वजह से पूरे यूरोप में बुरा हाल है। पिछले 2 हफ्तों की तुलना में यूक्रेन में 47%, नॉर्वे में 58%, बेल्जियम में 76%, नेदरलैंड्स में 49%, पोलैंड में 95%, डेनमार्क में 71%, ऑस्ट्रिया में 57% और क्रोएशिया में 74% केसेस बढ़े हैं। फ्रांस में भी केस बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से सरकार डरी भी हुई है। सर्दियों का मौसम आ रहा है और उसमें फ्लू और कोरोना दोनों के केसेस बढ़ने तय हैं। इसलिए फ्रांस में वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है और इसके अलावा बूस्टर डोज की भी तैयारी है। फ्लू और कोविड-19 से बचाने के लिए लोगों को दोनों की वैक्सीन लगाई जा रही है। ये वो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन पहले ही लगाई गई थी, लेकिन अब उन्हें कोविड की बूस्टर डोज दी जा रही है। सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि कोरोना के जन्मदाता यानी कि चीन में भी वायरस लौट कर आ रहा है। चीन के 11 प्रांतों में कोरोना के केसेस फिर से आ रहे हैं। इनमें गांसू, निंगशिया, गुइजो और बीजिंग भी शामिल हैं। इन प्रांतों में लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये हाल तब है जब चीन के 75% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये चीन के गुइजो प्रांत का जुनुई शहर है, जहां कोरोना की टेस्टिंग के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। यहां दिन रात टेस्टिंग चल रही है। लोग रात में भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चीन ने कोविड-19 को लेकर नियम कायदे बहुत कड़े किए हुए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद वो अपने आप को कोरोना से बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो तुरंत ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करता है। प्रभावित इलाकों में लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। चीन को सबसे ज्यादा डर अपनी राजधानी बीजिंग में कोरोना के केस आने से लग रहा है, क्योंकि बीजिंग में अगले साल विंटर ओलंपिक्स गेम्स होने हैं। इसीलिए चीन ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बीजिंग में कोरोना फैले, लेकिन वहां कोरोना के केसेस आ रहे हैं। इसीलिए चीन ने यहाँ कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। लोगों के भीड़ लगाने पर मनाही है। यहाँ भी घर घर जाकर लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है। पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर खौफ फैल रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और अमेरिका तो उन देशों में शामिल है जहां कोरोना के नए मामले लगातार आ रहे हैं। लेकिन दुनिया खुल भी रही है। ऐसे में अमेरिका ने अपने यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत से नए नियम कायदे तय किए हैं। 8 नवंबर से अमेरिका जाने के लिए पूर्ण टीकाकरण जरूरी होगा। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी होगी उन्हें यात्रा के दिन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जो वैक्सीनेटेड होंगे उन्हें यात्रा से 3 दिन पहले नेगेटिव रिपोर्ट लेनी होगी।
18 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी नहीं होगा, लेकिन 2 साल से ऊपर के हर बच्चे का कोविड टेस्ट जरूरी होगा। Today, the White House and CDC announced details of the new vaccination policy that will go into effect for international travelers on November 8th. As of November 8th, foreign national air travels to the United States will be required to be fully vaccinated and to provide proof of vaccination status prior to boarding an airplane to the United States. This policy puts public health first. It is consistent and stringent, protecting U.S. citizens and residents as well as those who come to visit us. Because it puts public health first, exceptions to this policy will be extremely limited. Primarily, children under the age of 18 and certain individuals from countries where vaccines are not yet readily accessible. भले ही दुनिया में कोरोना को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हों, लेकिन भारत में सब कुछ सामान्य हो गया है। ये दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट है, जहां गिनते जाइए सिर्फ सिर ही सिर दिख रहे हैं। त्योहारों से ठीक पहले मार्केट में भयंकर भीड़ है, जो डरा रही है। हालांकि भारत में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,428 नए मामले आए और 356 लोगों की कोरोना से मौत हुई। भारत के लिए डराने वाली बात यह भी है कि अभी तक सिर्फ 23.3% लोगों का ही संपूर्ण वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि 54% लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लगी है। इसके अलावा भारत ने अभी तक अपने बच्चों का कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया है और सबसे ज्यादा डरा रहे हैं त्योहार, जिनमें कोरोना के केसेस का बढ़ना तय माना जा रहा है। तो दुनिया में लौट रहा है कोरोना, संभल कर रहिए। समीर वानखेड़े पर ही जो एनसीबी के अधिकारी हैं, उन पर ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए अदालत में हलफनामा दे दिया है, जिसके बाद से एनसीबी ने इस पूरे मामले में अब विजिलेंस जांच भी शुरू की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।